सभी को नमस्कार। आप हैं जी अवधि न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आज हम हरलाखी विधानसभा के जो हमारा हरलाखी विधानसभा है उसमें एक गंगौर पंचायत है। गंगौर पंचायत हम आए हैं। यहाँ की बिट्टू मिश्रा जी हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से जो नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम है वो बड़ा बेहतर तरीके से ये निभा रहे हैं। अब बड़े ही जागरूकता के ऊपर इन्होंने काम किया है। ये आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से इनको देखा होगा। आज मैं स्पेशल इनके पास आया हूँ जो ये अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाएंगे। जो इनका जो एनजीओ है, इनका जो जागरूकता संस्थान है, जो आप जन जागरूक संस्थान चलाते हैं। तो आइए मैं बिट्टू मिश्रा जी से डायरेक्ट आपको बात करवाऊँ। तो आप अपना नाम बताएंगे परिचय में और उसके बाद आप अपने जागरूक संस्थान के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेरा नाम बिट्टू कुमारी मिश्रा है। मैं हरलाखी प्रखंड के गंगौर पंचायत से हूँ। सबसे पहले जो हमारा ये है, सबसे पहले हमारा मिशन है कि हमें महिलाओं को शिक्षित, सशक्त व सुरक्षित बनाना है। और इसी मुहिम के लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर हमने एक संस्था संचालित किया है, जागरूकता अभियान संस्था गंगौर। और इसी के तहत हम पिछले 2015 से हम इस पे कार्य करते आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग भी मिलता आ रहा है। हमारा मेन मकसद है कि हम समाज से जो भी कुरीति हैं, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, जो भी सामाजिक महिलाओं के ऊपर दबाव हैं, वो सब खत्म हो। और इसके लिए जब तक हम महिलाएं आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम लड़कियां सशक्त नहीं बनेंगे, जब तक हम आगे नहीं आएंगे, तब तक ये खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि समाज में जो भी समस्याएं हैं, जो भी कुरीतियां हैं, वो सब हम लड़कियों के ऊपर ही है। बाल विवाह है वो हम लड़कियों के लिए, दहेज प्रथा हम लड़कियों के लिए, भ्रूण हत्या हमारे लिए, और जो भी हमारे साथ समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, ये सब हमारे ऊपर है। और ये सामाजिक कुरीति जो रूढ़िवादिता की तरह चली आ रही है पहले से, ये हमारे समाज में एक कोड के रूप में बैठी हुई है। और हम महिलाओं को ये बेचारी बना रही है, अबला बना रही है। तो हमारा प्रयास है कि हम शिक्षित बने, सशक्त बने, व सुरक्षित बने, और हम अबला से सबला बने, और हम कुछ ऐसा कर दिखाएं जो जहाँ भी मन से कहा जाता है कि हम नारियाँ कहीं भी कम नहीं हैं, तो हम उसको सच में हम उसको साबित कर दें कि हम सच में कम नहीं हैं। और इसी के लिए हमारी जो संस्था है, हमारी जो टीम है, वो लगातार पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य करती आ रही है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सुना। बिट्टू मिश्रा जी, एक्चुअली में आप राष्ट्रीय गौरव सम्मान प्राप्त समाज सेविका है। आपको बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप इतनी सारी समस्याओं के साथ इस बिहार के अंदर, इस गंगौर के पंचायत के अंदर, इस कस्बे के अंदर आप जो काम कर रही हैं, इसमें आपको बहुत सारे स्ट्रगल करने होंगे, बहुत किए होंगे आप। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो यहाँ की सशक्त महिला सशक्तिकरण है, ये कैसे आगे बढ़ेंगे और इनको आपने कैसे इतने दूरी सफ़र किया है तय, इसके ऊपर आप कुछ विचार दीजिए। क्योंकि मेरा पूर्ण रूप से ये कहना है कि आपका मैसेज हमारे समाज की लड़कियों तक पहुँचे, हमारे समाज के महिलाओं तक पहुँचे। क्योंकि आपने बहुत सारे काम किए हैं, तो वो सारे अपने एक्सपीरियंसों को बड़े ही शॉर्ट शब्दों में आप थोड़ा समझाएं। बहुत मुश्किल होता है जब एक लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, और वो भी सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए, अपने अधिकारों को लेने के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए। ये तो बहुत ही भारी काम था मेरे लिए, और बहुत चैलेंज भरा काम था। लेकिन जब मैंने 10वीं की परीक्षा दी थी, और इसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं भी शायद इस समाज के भीतर किचन तक ही सीमित रह जाऊंगी। और जो यहाँ की फैकल्टी है, जो 10वीं के बाद कुछ बहुत सारी लड़कियाँ 10वीं तक पढ़ाई करती है, लेकिन इसके बाद लड़कियां विलुप्त होती नजर आती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कहीं मैं भी इसी परिवर्तन में विलुप्त ना हो जाऊं। इसके लिए मैंने एक ऐसा स्पेस ढूंढा जिसमें मेरे पिताजी का काफ़ी प्रोत्साहन रहा है, क्योंकि वो हमेशा से कहते थे कि अगर कोई भी कुछ अलग कर रहा है तो तुम उसको देखो। कहीं ना कहीं उसे एक ऐसा स्पेस मिला है जिसको वो अपना करके, जिसको वो खोज करके आगे बढ़ा है। तो मैंने देखा कि हमारे समाज में क्या कमी है, और हमारा जो समाज है वो किस चीज़ से जूझ रहा है, क्या ऐसी कमी है जिसको हम दूर
जुड़ करके हम इसको सही कर सकते हैं। और इसीलिए हमने उस समय से ये चैलेंज भरा जो हमारा काम था उसको स्वीकार किया, और पिछले 5 सालों से मैं अभी तक संघर्ष करती आ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी हमारा संघर्ष बंद हो चुका है, अभी भी बहुत सारे लोगों के ताने, बहुत सारे लोगों के आलोचनाएं, बहुत सारे ऐसे शब्द भरे नकारात्मक सोचों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरे मन में एक ही जज्बा है कि अगर हमें खुद के लिए लड़ना है, अगर हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो थोड़ी सी हमें तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। और ये छोटा सा सफ़र नहीं है कोई, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा सफ़र है, और इसको तय करने में हमें समय ज़रूर लगेगा। लेकिन मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि हम इसमें सफल जरूर होंगे। हम महिलाओं को शिक्षित, सशक्त व सुरक्षित जरूर बनाएंगे। हम उसका अधिकार जो है समाज में, उसको पुरुषवादी सोच से ऊपर हम जरूर ले जाएंगे। बहुत अच्छी बात आप लोगों ने सुना। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि नीतीश कुमार सरकार जो है इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया, इस आरक्षण का ये महिलाएं कितनी बेनिफिट उठा पाई हैं, या इसमें कहाँ और क्या समस्याएं आ रही है, इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी पंचायती राज व्यवस्था की, जिसमें हमारे जो भी सरकार है वो महिलाओं को 30% आरक्षण मिला था, अभी 50% शायद है। तो इसमें जो महिला उपयोग कर पा रही हैं, तो मेरे विचारों में तो ये एक आरक्षण जो है ये हमें कहीं ना कहीं कमज़ोर ही बना रही हैं। क्योंकि जब महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में अपनी भूमिका नहीं निभा रही थी तो इसमें आरक्षण दिया गया। हालांकि महिलाएं इसमें आईं और बड़ी स्तर पे अपनी भूमिका भी निभाईं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम देखें तो जब महिला आरक्षण की सीट आती है तो जो सत्ता के दावेदारी उनके पति या उनके घर में भाई या उनके पिता जो भी होते हैं, तो वो इस महिला आरक्षण नाम का उपयोग करते हैं और उनकी जो इमेज है, चाहे उनका जो महिला पद है, उसका उपयोग करके इलेक्शन लड़वाते हैं। हालांकि वो महिला इलेक्शन जीत तो जाती हैं, लेकिन वो अपने पति के नाम पे, लेकिन जीतने के बाद आपको वो कभी पंचायत में नज़र दिखाई नहीं देगी। ये 99% महिला मुखियाओं की कहानी है। आप कहीं भी जाके सर्वे कर सकते हैं, कहीं भी जाके देख सकते हैं। इस पे भी हम लगातार पिछले 3 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं। जो भी बड़ी पदाधिकारी हैं उन तक हमने लेटर छोड़ा था कि जो भी महिला मुखिया, सरपंच या फिर पंचायती राज व्यवस्था में जो भी महिलाओं का पद होता है, उसमें जो भी मीटिंग सभा या जो भी कार्य होते हैं उसमें महिलाओं की भूमिका हो, ना कि मुखिया पति की भूमिका हो, सरपंच पति या फिर जो भी पद होते हैं उनके पति के नाम से उस पद को संबोधित किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर वो लोग अपनी पद का उपयोग करते हैं तो हमारे अंदर एक आशा भरी, एक उम्मीद भरी किरण है कि अगर महिलाएं इतने सारे पदों पर शामिल हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे सशक्तिकरण के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, समाज के कुरीतियों के लिए लड़ेगी, क्योंकि वो एक महिला है और महिलाओं को एक महिला भली भांति समझती है और सामाजिक समस्याओं को भी समझ पाएगी। लेकिन जिस तरह से उन्हें उपयोग किया जाता है कि उन्हें राजनीति तक पता नहीं है, उन्हें ये भी पता नहीं है कि आखिर हम क्या करने जा रहे हैं, कौन से पद पर हम हैं, तो ऐसे में कैसे विकास संभव है। और ऐसे में ये जो आरक्षण है इसका किस तरह से सकारात्मक प्रयोग हो रहा है या नकारात्मक, ये आप सीधा सा इससे विश्लेषण कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आरक्षण नाम की लाठी हमें पकड़ा दी गई है और जिसके सहारे हम लंगड़े होते जा रहे हैं, जिसके सहारे हम आरक्षण के सहारे हम अपने आप को सौंप के लंगड़ाते चले जा रहे हैं, कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें खुद अपने अधिकारों को समझना चाहिए, खुद सशक्त होना चाहिए, खुद समझदार बनना चाहिए और उस पद के लायक खुद बनकर उस पद को हासिल करना चाहिए, ना कि अपने घर के किसी भी पुरुष प्रधान समाज या पुरुष के दबाव में आकर के उस पद का उपयोग करना चाहिए। मेरा ये खास मैसेज उन महिलाओं के लिए जो एक पद पर होते हुए भी अपने पति के हाथ में अपने पद का दायित्व सौंप देती है और खुद विलुप्त हो जाती है। बहुत अच्छी बात। अब मेरा ये आखिरी क्वेश्चन ही है कि आपने एक आवाज़ उठाया था भोजपुरी अश्लील गानों के ऊपर। ये जो अश्लील गाने हैं चूँकि सुनने में तो बड़ा ही खराब लगता है, इसके ऊपर आपने का आवाज़ कहाँ और कैसे सुचारू रूप से दबा दिया गया और किस लिए नहीं इसको लगाया गया और कैसे इसको चालू करना चाहिए, कैसे लोगों को ये इसमें ऊपर जब आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? 2016 में हमने ये अभियान शुरू किया था अश्लील भोजपुरी गाना बंद करने के लिए। भोजपुरी नहीं कह सकती, किसी भी भाषा में हो, वो अश्लील गाना है तो वो बैन होना चाहिए। लेकिन हमने लगातार मैं उस टाइम से ही संघर्ष करती आ रही हूँ। कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि हमने 30 पंचायत में जाके वहाँ के मुखिया प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा, उनसे आग्रह किया कि आप अपने पंचायत में एक आम सभा के माध्यम से लोगों से आग्रह कीजिए एवं जो भी डीजे वाले हैं, साउंड वाले हैं, उनसे आग्रह कीजिए कि इस पर प्रतिबंधित हो। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर सामाजिक जागरूकता हो, अगर लोग समझदार हो जाएँ तो किसी कानून, किसी नियम, किसी चीज़ की यहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद ये संभव नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ समझदार होना ही नहीं चाहते, लोग यहाँ जागरूक होना ही
नहीं चाहते। तो इसके लिए हमने यहाँ पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारी को हमने ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उनका कहना था कि आप इस पर शिकायत दायर करें या फिर कोई ठोस सबूत लाएं। तो हम क्या ठोस सबूत दें इससे ज़्यादा कि जो हमारे समाज की स्थिति है उससे वो भी भले वाकिफ़ हैं, वो देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस चीज़ पे हमसे ये मांगा जा रहा है। तो हम भी इसमें कहीं ना कहीं मजबूर हैं, क्योंकि हम उन्हें किस तरह से ठोस सबूत दें ये हमारे समझ से बाहर है, क्योंकि समाज की स्थिति वो भी भली भांति जानते हैं। लेकिन मैं ये खास मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरा अभी भी प्रयास जारी है, और मैं अपने जागरूकता से, मैं अपने प्रभावित भरी बातों से लोगों को जरूर जागरूक करूंगी, और यहाँ से लेकर बिहार तक ये संभव करूंगी कि ये जो अश्लील गाना जो समाज को खाए जा रहा है, समाज में गलत मैसेज दे रहा है, ये बंद हो, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, और इसके लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है। बहुत अच्छी बात आपने, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने देखा कि हमारी माताएं एवं बहनों, जितने भी बहन हैं हमारी, उसके लिए खास मैसेज बिट्टू जी दे रहे हैं। मैं आपसे एक बहुत आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूं कि आपको क्या ऐसा कोई किसी कोने में आपके अंदर ये डर बैठा हुआ, चूँकि मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं कि आपके मैसेज जो और बहनों तक पहुंचे वो भी आपकी तरह सशक्त हों, तो क्या आपको ऐसा डर नहीं लगता कि अगर आप इस समाज में, इस राजनीतिक सेक्टर में, इस सेक्टर में आप आ रहे हैं, इसमें बहुत सारी भ्रष्टाचार है, आप एक महिला है और आप इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हैं, क्या इसके ऊपर कोई ऐसी अनैतिक बातें भी हो सकती है? तो क्या इसके ऊपर आपका क्या कहना, आप क्या किस व्यू में काम कर रही हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी जो आदर्श है, रानी लक्ष्मीबाई हो, मदर टेरेसा हो, सरोजिनी नायडू हो, इंदिरा गांधी हो, मैंने जिनको भी पढ़ा है उनको मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने चले हैं, समाज के लिए लड़ने चले हैं, तो डरना बिल्कुल नहीं है हमें। और मैं खास मैसेज देना चाहती हूँ उन सभी महिलाओं को, उन सभी लड़कियों को कि आप बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल नहीं आप सहमे, और बेझिझक एकदम अपने आत्म इच्छा से आप खुद सशक्त होकर के आगे आएँ, और ऐसी कहीं भी कोई भी कुरीति है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएं, लड़ें, क्योंकि इस समाज में हमें भी 50% का अधिकार है जीने का, और हमारा जो अधिकार विलुप्त हो रहा है उसे लेने का भी हमें अधिकार है। इसीलिए हमें डरना बिल्कुल नहीं है, और हमें तो बिल्कुल नहीं डर लगता, लेकिन कभी कभी चैलेंज ऐसा होता है जिसमें डरना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे मैं उतनी मजबूत बन रही हूँ कि मैं उन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रही हूँ, और भगवान से कामना करती हूँ कि इसी तरह हमें शक्ति प्रदान करे कि मैं आगे बढ़ती रहूं, समाज की सेवा इसी तरह करती रहूं। बहुत अच्छी बात। आप लोगों ने देखा बिट्टू मिश्रा जी का ये जो इंटरव्यू हमने दिखाया, ये निश्चित रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए जो सशक्त हम बने, आगे आए, अपना कदम इनको देख करके आगे बढ़ाए। आप अभी देख रहे थे जी अवधि टीवी, कैमरामैन ब्रजेश जी के साथ रिपोर्टर अखिलेश मिश्रा का ये न्यूज़।